ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका था पिछले वीडियो में, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स दिए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए हैं, कुछ परिभाषाएं दी है जिनके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की थी। तो यहाँ पर अब इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीजों को लेंगे जो उसमें दी हुई है। जितना दिया है उतना बताया जाएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़े हैं, लेकिन सिलेबस जिसकी डिमांड करता है उस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जिक्र किया गया है दादा भाई नौरोजी का। आपको साइड में पिक्चर्स डिस्प्ले होते रहेंगे, तो आपको उससे कोरिलेट करके इसको समझना है। दादा भाई नौरोजी, जिसको भारत का पितामह या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का पितामह। इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया, याद रखना। धन निष्कासन सिद्धांत, जिसको ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं, वेल्थ ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं। इसका मतलब इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अंग्रेज भारत का धन विदेश में यानी कि लंदन में या इंग्लैंड में ले जा रहे हैं। वो जरिया कोई भी हो, चाहे उनकी सैलरी के जरिए हो, चाहे वो टैक्स के जरिए हो, कुछ भी हो। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले ये बताया कि भारत का धन इंग्लैंड जा रहा है, जिसको उन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत कहा। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने किताब लिखी, इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है, आपकी किताब में भी दी है। एक दूसरी किताब थी रफ गुप्तार या रस्ट गुप्तार, अलग अलग नाम आते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में बस वो मैंने बता दिया आपको। लेकिन ये किताब जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, सिलेबस में दी है। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो सांसद के रूप में ब्रिटिश पार्लियामेंट के चुने गए। कांग्रेस की भी अध्यक्षता इन्होंने 3 बार की। बहुत सारी बातें इनके बारे में, लेकिन हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको इतना ध्यान रखना है दादा भाई नौरोजी के बारे में, क्या क्या इनको भारत का पितामह, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का पितामह। इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया। इनकी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरी रफ गुप्तार। तो इतनी बातें आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में पता करनी है। अब हम बात करते हैं कि संप्रभु क्या होता है। देखिए, जब मैंने आपको राज्य पढ़ाया था, संसद पढ़ाई थी, तो मैंने राज्य की तरफ ले गया था, वहां 4 तत्व बताए थे। चौथा तत्व था संप्रभुता। संप्रभु मतलब बाहरी हस्तक्षेप के बिना, बाहर कोई इंटरफेयर नहीं हो आपके ऊपर, है ना। बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने शासन का संचालन करना। देखिए, संप्रभु बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या दबाव के अपने निर्णय लेने की क्षमता, संप्रभु, ये गुण संप्रभुता कहलाता है। जैसे भारत 1947 पहले संप्रभु नहीं था, 47 में उसको आजादी मिली, वो संप्रभु राष्ट्र बन गया, इस तरह से। अब अगली टर्म जो है वो है प्रचारक। किसी भी सिद्धांत का, विचार का प्रचार प्रसार करना। तो हम कहेंगे प्रचारक कौन होता है? प्रचारक ऐसा व्यक्ति, याद रखना, प्रचारक की बात कर रहे हैं हम, वो व्यक्ति जो सूचना, इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाओं के प्रचार, उनकी रिपोर्ट्स, है ना, ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, जो रिपोर्ट्स होती है वो, इसके अलावा अगर मान लो कोई बैठक में जाता है तो बैठक में अपना स्पीच देता है भाषण के जरिए। रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण के जरिए
भाषण के जरिए किसी सिद्धांत का प्रचार प्रसार करता हो या उसको फैलाता हो, किसी सिद्धांत का प्रचार प्रसार करता हो, प्रचार प्रसार करता हो, वो कहलाएगा प्रचारक। कोई भी विचार हो सकता है, किसी धर्म से संबंधित होता है, किसी विचारधारा से संबंधित हो सकता है, वो है प्रचारक। फिर अगला जो टर्म है वो निरस्त करना, खारिज करना, किसी भी कानून को समाप्त करना, या देखिए निरस्त करना। किसी कानून को समाप्त करना या उसकी वैधता मतलब संवैधानिक रूप से वो सही है कि नहीं, है ना, या उसकी वैधता को अधिकृत रूप से खत्म करना, ये सरकार ही कर सकती है। हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि सरकार ने ये कानून खत्म कर दिया, तो उसको कहेंगे निरस्त करना, अधिकृत रूप से खत्म करना। देखो बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। फिर जब दिल्ली दरबार हुआ, जॉर्ज पंचम यहां आए, तो उन्होंने इसको निरस्त कर दिया। निरस्त मतलब उन्होंने यह आदेश पारित करवाया कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था, अब उसको यहाँ पे निरस्त किया जाता है। वो जो कानून के रूप में उसका विभाजन किया गया था, उसको खत्म किया जाता है। ये होता है निरस्त करना। संप्रभु, प्रचारक, निरस्त। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आती है परिषद। हमने इस चैप्टर में बहुत बार ये सुना कि परिषदों का इलेक्शन हुआ, क्या हुआ। तो परिषद है क्या? परिषद एक गवर्निंग बॉडी है, एक संस्था है, एक निकाय है। देखिए क्या है और वो क्या काम करती है। परिषद, जिसको आप काउंसिल भी कहते हैं, मैं उन्हीं चीजों को टारगेट कर रहा हूं जो आपके सिलेबस में दी है, कभी भी परिभाषा के रूप में पूछी जा सकती है। तो प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रतिनिधिक, याद रखना। प्रशासकीय या तो प्रशासन चलाएगी, प्रशासकीय, या फिर सलाह देगी, सलाहकारी। प्रशासकीय, सलाहकारी या प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेशन, तीनों चीजें हो सकती है। ध्यान रखना, तीनों शब्दों पे ध्यान देना आप, या तो प्रशासन चलाने के लिए, या सलाह देने के लिए, या प्रतिनिधि के रूप में। इन दायित्वों को निभाने वाली प्रतिनिधि, दायित्वों को निभाने वाली, आगे देखिए, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको तो निभाती है, लेकिन कैसे निभाती है? कैसे निभाती है? या तो उसके सदस्य मनोनीत होंगे या फिर निर्वाचित होंगे, है ना। निभाने वाली, निर्वाचित मतलब चुनाव से आना, निर्वाचन होना, या फिर मनोनयन करना, नॉमिनेट कर देना। ये ऐसी संस्था को हम कहेंगे परिषद। आज भी ऐसी संस्थाएं विद्यमान है। हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऐसी परिषदों का यहाँ पे जिक्र किया था, और हमने कहा था कि भाई कांग्रेस ने एक बार ये भी कहा था कि हम परिषद के चुनाव लड़ेंगे, फिर कांग्रेस का अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे। अब आता है घेरेबंदी। घेरेबंदी क्या होती है? घेरेबंदी लोगों को किसी इमारत, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है ना, घेरा, नाम से स्पष्ट है, घेरा लगाना। तो लोगों को किसी भी इमारत या दुकान आदि में जाने से रोकने के लिए, इमारत, दुकान आदि में जाने से रोकने के लिए किया गया विरोध प्रदर्शन, किया गया विरोध प्रदर्शन क्या कहलाएगा? घेराबंदी। घेरा लगाना, उसको किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। फिर उसके बाद में पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत किसने दिया? गांधी जी ने दिया, याद रखना। गांधी जी ने कहा कि पीड़ा सहन करने की मनुष्य के अंदर ताकत होनी चाहिए। जब वो अफ्रीका में थे तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसको सहने की आपको ताकत होनी चाहिए। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत, ये सत्याग्रह से संबंधित है।
मान लो कई बार पूछ ले, क्योंकि आपकी किताब में दिया है कि पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत किसने दिया, गांधी जी ने। चिरंतन मतलब अनवरत चलने वाला। फिर एक टर्म है महंत। सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता महंत कहलाते थे। महंत होते हैं, सभी धर्मों के अंदर महंत होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, सिखों में भी होते हैं। धर्म गुरु समझ लीजिए आप, है ना। तो सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता महंत कहलाए। सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता मतलब सारे काम करने वाले, इनको कहा गया महंत। फिर आपके हैं गैर कानूनी बेदखली। बेदखली मतलब वहां से भगा देना। मैं यहां पर लिख रहा हूं गैर कानूनी बेदखली। बेटा बेदखल करना मतलब वहां से भगा देना किसी को भी। गैर कानूनी मतलब जो कानून के अनुसार नहीं है। तो जो पट्टाईदार थे, जिनके पास जमीनों के पट्टे थे, पट्टाईदारों को उनके पट्टे से, ये भी आपकी सिलेबस में है इसी चैप्टर में, पट्टाईदारों को उनके पट्टे से, पट्टा मतलब जहां पे वो रहते हैं, जहां उनकी जमीन है, पट्टाईदारों को उनके पट्टे से जबरन मतलब जबरदस्ती, है ना, जबरन या गैर कानूनी रूप से निकाल देना। उनके पट्टे से जबरन या गैर कानूनी रूप से निकाल देना कहलाया बेदखली। गैर कानूनी बेदखली, कानून के अनुसार नहीं है जो। देखिए क्या क्या इसके अंदर, मैंने दादा भाई दौरोजी के बारे में बता दिया था। संप्रभुता, प्रचारक, उसके बाद में परिषद, एक संस्था होती है जो प्रशासकीय काम करती है, सलाहकारी और प्रतिनिधिक संस्था दायित्वों को निभाती है। घेरेबंदी, किसी स्थान का घेरा लगाना। महंत, सिख धर्म से संबंधित, निरस्त करना, खत्म करना, गैर कानूनी रूप से बेदखली, पट्टेदारों को उनके पट्टे से जबरन या गैर कानूनी रूप से, कानून के अनुसार नहीं है, उनको भगा देना। पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत गांधी जी। एक वीडियो इसका और बनेगा 13 वीडियो वो और 2 ये 15 वीडियो बनेंगे इसकी। कोई बात नहीं, लिखिए इसको आप। बहुत अच्छी जानकारियां हैं, अब पढ़ना तो सब है बेटा, और कोई ऐसी चीज नहीं हो कि हम छोड़ दें और वो एग्जाम में हमें फेस करनी पड़े। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें पूरा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।